बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना PS5 512 जेंडर इश्यूज इन साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 41 करेंगे। इसमें हमने जेंडर एंड साइकोपैथोलॉजी के बारे में पढ़ना है। साइकोपैथोलॉजी कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेस के उनको, यानी कि जो दिमागी बीमारियां होती हैं ना, उनको साइकोपैथोलॉजी कहते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने जेंडर डिफरेंसेस देखे हैं बहुत सारी फिज़िकल डिजीज़ के बारे में। उसमें कैंसर्स थे, HIV, एड्स और हार्ट डिज़ीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ थी, और बाकी सारी डिजीज़ जो हैं वो फ़िज़िकल डिजीज़ थी। तो आज हम साइकोपैथोलॉजी के बारे में, यानी कि मेंटल डिजीज़ के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स ही होते हैं जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलती है और फिर आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने का जो है वो दिल करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जेंडर एंड साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल इलनेस को। स्टीरियोटिपिकली यानी कि गलत अकायद के मुताबिक नफसियाती बीमारियों में भी जेंडर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जबकि रिसर्चेस के मुताबिक कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं देखा गया। मर्द हो या औरत, मैन और वुमेन, दोनों में मेंटल डिसऑर्डर्स का रिस्क जो है वो इक्वली होता है। यानी कि मेंटल डिसऑर्डर जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर रिलेटेड नहीं है, ये दोनों जेंडर्स को इक्वली इफ़ेक्ट करते हैं। और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के मुताबिक बहुत सारी वुमेन जो हैं उनको डायग्नोस किया गया कि उनको मेंटल इलनेसेस और मेंटल हेल्थ जो होती है उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। यानी कि वुमेन जो हैं, लास्ट वन लेक्चर्स में हमने देखा कि वो ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाती हैं, ज़्यादा अपना चेकअप वगैरह करवाती रहती हैं, उनका इस किस्म का रुझान होता है। तो फिर ज़ाहिर है कि वुमेन जो हैं वो ज़्यादा चेकअप करवाएंगी तो ज़्यादा डायग्नोसिस भी वुमेन का ही होगा। वैसे इसमें रिसर्चेस के मुताबिक कोई जो है वो डिफरेंसेस मेंटल इलनेस के हिसाब से नहीं पाए जाते। तो हमने देखना है जेंडर स्ट्रेस एंड कोपिंग, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेस से जो लड़ने का तरीका है, उस पर काबू पाने का तरीका है, वो किस तरह से जेंडर में डिफ़र करते हैं। जेंडर बायस एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जेंडर डिफरेंसेस इन मेंटल डिसऑर्डर्स, ये सब कुछ हमने साइकोपैथोलॉजी में देखना है। तो आगे वाले जो 3 लेक्चर्स होंगे ना, तो वो सारे इसी टॉपिक के ऊपर जो हैं वो चल रहे हैं। जेंडर स्ट्रेस एंड कोपिंग। स्ट्रेस वो वाली कंडीशन है जिसमें आप की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है लाइफ की, किसी भी इंसान की लाइफ में जैसे नॉर्मल से उसकी लाइफ जा रही होती है, तो उसमें जो है वो ख़राबी आ जाती है, थोड़ी ऊंच नीच आ जाती है, तो उससे उसका जो नॉर्मल रिदम होता है, एक बॉडी का बैलेंस होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो बॉडी उसको एज आ चैलेंज या एज आ थ्रेट लेती है, और इस कंडीशन को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस की डेफिनेशन जो ये आपने याद रखनी है, स्टेट ऑफ चैलेंज और थ्रेट दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल रिदम एंड बैलेंस ऑफ पर्सनस लाइफ। कोई भी इंसान जो वो स्ट्रेस तभी फील करता है जब उसको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना होता है जो जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब कि अगर उसको पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं और उसके पास अगर रिसोर्सेज नहीं हैं, तो इस किस्म की जो सिचुएशन होती है फिर उसमें स्ट्रेस आता है। यानी कि इंसान के पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं हैं, तो उसको जो है वो ज़्यादा कोप करना पड़ता है, तो फिर उसकी वजह से इंसान को स्ट्रेस होता है। ऐसी कंडीशन में इंसान आउट ऑफ रिसोर्सेज फील करता है, यानी कि अब वो क्या करे, तो उसको सिचुएशन हैंडल करनी नहीं आती, तो वो अपने आप को ट्रैप्ड समझता है, तो फिर वो स्ट्रेस में चला जाता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोई वैसा ही बंदा, यानी कि कोई इंसान जिसको वही कंडीशन फेस कर रहा है लेकिन उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास स्किल्स भी हैं, वो उन चीज़ों के साथ लड़ सकता है, मुकाबला कर सकता है, तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा। तो इस लिहाज से स्ट्रेस जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब किसी बंदे के लिए जो है वो 3 वक्त की रोटी जो है वो कमाना, वो भी एक स्ट्रेस वाला काम है। यानी कि उनसे वो पूरा नहीं हो रहा, जान लगा के भी कुछ नहीं बन रहा, तो फिर उनको स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन कोई एलीट क्लास बंदे देखें तो उनके स्ट्रेस अलग तरह के होंगे। हर बंदे का जो है ना, तो ये स्ट्रेस की जो कंडीशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं।
कोई इंसान जिसके पास से जॉब चली जाए और उसको ये भी उम्मीद ना हो कि उसको नई जॉब मिल सकती है, तो वो फिर स्ट्रेस फील करता है। जबकि कोई ऐसा बंदा जिसके पास से जॉब चली जाए और वो फाइनेंशियली स्टेबल भी हो, उसके पास रिसोर्सेज भी हों और वो दूसरी जॉब भी मतलब कि उसके लग सकती हो, तो फिर उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। स्ट्रेस का जो है वो फ़िज़िकल कंपोनेंट भी होता है। ये आपको जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसको एक्टिव करता है। फ़ाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन आपके अंदर आती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो नर्वस सिस्टम आते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक वाला नर्वस सिस्टम होता है ये इसको एक्टिवेट कर देता है स्ट्रेस। फिर आप जो है उस सिचुएशन को फेस करते हैं, या तो भाग जाते हैं। फ़ाइट और फ्लाइट इस सिचुएशन को कहते हैं, यानी कि या तो आप उसको फेस करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे और ख़ुद जीत जाएंगे, या लड़ाई करे बहेरी भाग जाएंगे। तो फिज़िकल कंपोनेंट्स इसके क्या होते हैं? हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, हाइपर वेंटिलेशन, स्वीटिंग, कोल्ड स्वीट्स, ड्राई माउथ, शेकी लेग्स। यानी कि जो स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है ना, हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाते हैं, गला खुश्क होने लगता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो स्ट्रेस में सामने आती हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने स्ट्रेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं अलग अलग बयान किए गए हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा, आपको ये जो इसके सिम्टम्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो भी, तो ज़्यादा टाइम तक अगर आपको फेस करना पड़ेंगे तो फिर आपकी एबनॉर्मल साइकोपैथोलॉजी बन जाएगी, या आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यानी कि अगर थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस होता है तो वो आपको हल्का स्ट्रेस आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करता और उसकी वजह से आपके कोई नफसियाती मसाइल नहीं बनते। लेकिन अगर स्ट्रेस लंबे अरसे तक है, उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, तो फिर आपको नफसियाती बीमारियां हो सकती हैं। जेंडर डिफरेंसेस इन रिएक्शन टू स्ट्रेस, यानी कि अब स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ गई है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप आउट ऑफ रिसोर्सेज फील कर रहे हैं, तो उसमें दोनों जेंडर्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। वाल्टर कैनन ने एक थ्योरी बयान की जिसके मुताबिक लोग जो हैं वो हाइटन्ड अराउजल की स्टेट में चले जाते हैं। स्ट्रेस में जब भी होता है तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, यानी कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उनका एक्टिव हो जाता है। लेकिन ये भी कहा गया है कि जो कैनन की थ्योरी है वो हम हर एक पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस जो पहले की गई वो सिर्फ उसमें मेल सैंपल्स लिए जाते थे और जानवरों वगैरह को या जानवर यूज़ किए जाते थे, या जानवरों में भी जो मेल होते थे उन्हीं को ही यूज़ किया जाता था रिसर्चेस के लिए। तो इंसान जो हैं ज़ाहिर है उनमें मुख्तलिफ जेंडर्स, दोनों जेंडर्स पाए जाते हैं। तो फीमेल्स का रिएक्शन क्या होता है स्ट्रेस पर, यह जानना फिर मुश्किल था। लेकिन रीसेंट स्टडीज़ की गई फ़ीमेल्स पर भी मेल्स के साथ साथ, तो फिर जो है वो उनके रिज़ल्ट सामने आए। मेन जो हैं वो ट्रेडिशनल फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि अगर उनको कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है ना, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे हमने देखा कि फ़ाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स, यानी कि मुकाबला करेंगे या छोड़ देंगे, यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जबकि वुमेन जो हैं वो कैसे कोप करती हैं, टेंड एंड बी फ्रेंड रिस्पॉन्स। वुमेन जो हैं वो ज़्यादातर यानी कि दूसरों के साथ दोस्ताना रवैया रखने की कोशिश करती हैं और दूसरों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती हैं, जबकि मर्द जो हैं वो ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन को प्रेफर नहीं करते। रिसर्चर्स के मुताबिक ये देखा गया है कि वुमेन जो हैं जिनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाने थे, यानी कि वो पेनफुल सिचुएशन होती है, तो स्ट्रेस होता है इंसान पर, तो वुमेन ये चीज़ जो है वो चाहती थी कि वो किसी फ़ीमेल के साथ बैठ के जो है इंतज़ार करें, यानी कि अब उनको शॉक्स वगैरह लगने वाले हैं, यानी कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाने से पहले वो कंपनी चाहती थी। जबकि मेन जो होते हैं वो अक्सर तन्हाई इंतज़ार करते हैं।
और मेडिकल प्रोसीजर जो हॉस्पिटल्स में सर्जरीज वगैरह होती हैं तो उनमें भी ये चीज़ देखी गई है। औरतें जो हैं वो अकेली नहीं जाती स्ट्रेस वाली सिचुएशन में, और अपने साथ जो है औरतों को, बाकी औरतों को रखती हैं, जबकि मेन जो हैं वो ज़्यादातर अकेले जो हैं वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन को कोप करते हैं। जेंडर डिफरेंसेस इन फिजियोलॉजिकल रिएक्टिविटी टू स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस जब होता है तो जो फिजियोलॉजिकल रिएक्टिविटी होती है, जैसे सिचुएशन ऑफ एराउज़ल हमने देखा, एराउज़ल अप्रेजल, जिसमें हार्ट बीट वगैरह तेज़ होती है, तो उसमें किस तरह से जेंडर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। मेन जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन, जबकि जब उनको साइकोलॉजिकली स्ट्रेस दिया जाता है, यानी कि वो फ़ाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स जो है वो शो करेंगे। मेन का ब्लड प्रेशर मोस्टली इन जनरल हाई होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, और फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी उनका बीपी जो है वो तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। इस वजह से भी फिर मेन को ज़्यादा रिस्क होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का, यानी कि उनका जो बीपी लेवल है ना वो उसमें सडन चेंजेस, डिस्ट्रप्शंस आती हैं, तो उसकी वजह से फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। रिलीजियोसिटी डज प्रेयर हेल्प इन कोपिंग विद स्ट्रेस, यानी कि आप ये मजहबी हिसाब से बता रहे हैं कि अगर नमाज़ पढ़ने से, दुआ करने से क्या आप स्ट्रेस को कोप कर सकते हैं, स्ट्रेस का मुकाबला कर सकते हैं। रिसर्चर्स ने एक बहुत ही यूनिक फिनोमेना जो है वो स्टडी किया, यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेयर ऑन स्ट्रेस। तो इसके मुताबिक जो है वो एक रिसर्च की गई, 199 वुमेन का एक ग्रुप लिया गया कोरिया में, और 2 ग्रुप बनाए गए, एक था प्रेयर ग्रुप और एक था नॉन प्रेयर ग्रुप। और वो सारी वुमेन जो थी वो ट्रीटमेंट ले रही थी फॉर बिकमिंग प्रेग्नेंट। तो जो प्रेयर ग्रुप वाली वुमेन थी उनके फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो चर्च को सेंड किए गए, यूएस में, ऑस्ट्रिया में और कनाडा में, और उन सब से ये रिक्वेस्ट की गई कि वो भी मतलब कि दुआ करें उन वुमेंस के लिए की प्रेगनेंसी के लिए। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स जो हैं वो इसके सामने आए। 50% ऑफ प्रेयर ग्रुप फीमेल्स बिकम प्रेग्नेंट, यानी कि जो प्रेयर ग्रुप वुमेन थी उनमें से 50% प्रेग्नेंट हो गई, जबकि नॉन प्रेयर ग्रुप वाली 26% प्रेग्नेंट हुई। तो इसमें यानी कि हाफ जो है वो ज़्यादा हुआ, 50% ज़्यादा हुआ प्रेयर ग्रुप वालों में, जबकि प्रेयर ग्रुप वाली वुमेन जो थी ना तो उनको ये भी नहीं पता था कि चर्चेज़ में उनके लिए दुआ की जा रही है। What was more striking that the pregnancy rate at the clinic from where these women were chosen was 33% otherwise. प्रेयर जो थी वो इफ़ेक्टिव थी 30+ की एज की जो वुमेन थी उनके लिए, और 30- वाली जो थी यानी कि 30 बिलो जिनकी एज थी तो उनके लिए प्रेयर को इफ़ेक्टिव नहीं देखा गया था। और ना ही उन वुमेन को पता था कि उनके लिए दुआ की जा रही है, और ना ही उनके मेडिकल स्टाफ को ये बात पता थी कि उनके लिए, उनकी प्रेगनेंसी के लिए दुआ की जा रही है। तो मतलब कि ये तो रिसर्च की उन्होंने, और उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि दुआ का असर होता है, मज़हब का असर होता है। तो वैसे तो हमें पता है कि अल्लाह ताला जो है वो सब की बात सुनते हैं, तो दुआएं क्यों नहीं असर रखती हैं। आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला कबूल करेंगे। वैसे ये जो रिसर्च करने वाले अंग्रेज़ हैं ना, ये तो किसी भी खुदा पर बिलीव नहीं रखते, इसलिए इन्होंने ऐसी रिसर्चेस की हैं, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट्स देखिए सामने आ गए। हु फील्स हाउ मच स्ट्रेस एंड वाई। मर्दों के मुकाबले में औरतें जो हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेस फ़ील करती हैं, और ज़्यादातर वो बताती हैं कि उनको स्ट्रेस फ़ील हो रहा है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, और एक मेन रीज़न सेल्फ़ डिस्क्लोजर स्टाइल ऑफ वुमेन भी है।
हमने पहले भी डिस्कस किया था कि औरतें जो हैं वो उनका सेल्फ़ डिस्क्लोजर का जो स्टाइल होता है, यानी कि अपने बारे में अपनी पर्सनल फीलिंग्स और अपनी ज़िंदगी के बहुत क्लोज़ मामलात जो होते हैं ना, वो भी दूसरों पर आसानी से खोल देती हैं, दूसरों को बता देती हैं। तो यही बात है कि वो अपने स्ट्रेस भी जो है वो दूसरों को बता देती हैं। वुमेन जो हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेस लेती हैं फ्रेंडशिप और लव के मामलात में। तो ये रिसर्चेस के मुताबिक देखा गया था, मर्दों के मुकाबले में औरतें जो हैं वो फ्रेंडशिप और लव के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। और मर्द जो हैं वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकली अगर उनको स्ट्रेस दिया जाए, उन पर स्ट्रेस आए साइकोलॉजिकली, तो वो उसको जो है वो उन्होंने रिपोर्ट करवाया था। यानी कि ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मर्द जो हैं उनको ज़्यादातर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है और औरतें जो हैं ज़्यादातर उनको लव फ्रेंडशिप वाला स्ट्रेस जो होता है वो उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, रिसर्चर्स के मुताबिक कोई भी जेंडर डिफरेंसेस नहीं हैं स्ट्रेस बायोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली स्ट्रेस के रिएक्शन में, यानी कि बॉडी तो सेम ही रिएक्ट करेगी। और स्ट्रेस ट्रिगर्स जो हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन के लिए सेम होते हैं मर्दों और औरतों दोनों में। मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस, बहुत सी औरतें जो हैं दौरे हाजिर की वो उन बहुत ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारियों का बोझ लेकर चल रही होती हैं। घर का काम जो है वो भी करती हैं और उसके बाद वर्क प्लेस पे जाके भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं। तो ये जो एडिशनल बर्डन है, इसकी वजह से उनकी रूटीन में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाती है, तेज़ी आ जाती है। और इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं। जो एम्प्लॉयड वुमेन होती हैं उनकी हेल्थ पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं। वर्किंग वुमेन जो होती हैं वो उनको का स्ट्रेस जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू हाउस वाइफ्स, लेकिन एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉयड मैन उनका स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होता है। और अगर उस किस्म वाला केस हो जिनको यानी कि घर आके भी काम करने पड़ते हैं, घर के सारे, और एम्प्लॉयड यानी कि वर्क प्लेस वाले भी सारे काम करने पड़ते हैं, तो उनका स्ट्रेस एज़ कम्पेयर टू अनएम्प्लॉयड वुमेन ज़्यादा होता है। बोथ मैन एंड वुमेन दोनों मर्दों और औरतों में हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखे गए हैं। और इन केस ऑफ वर्किंग मैरिड वुमेन जो होती हैं, मैरिड वुमेन अगर वर्क कर रही हैं तो उसको ज़्यादा स्ट्रेस होगा अपने हस्बैंड के बारे में, घर को चलाने के बारे में, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस लेंगी। जो वुमेन लो इनकम फैमिली से बिलोंग करती हैं तो उनको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होता है वर्क करने के बाद भी। और मेजॉरिटी जो है वो इसलिए वर्क करती हैं कि अपने बच्चों को पाल सकें, यानी कि उनको घर को सपोर्ट करनी पड़ती है। मर्द वाला जो रोल है वो भी सारा निभाना पड़ता है, कमा के लाना और बाकी चीज़ें सारी जो हैं वो भी घर को प्रोवाइड करना, फिर बच्चों की परवरिश जो है वो वाली सारी ज़िम्मेदारी भी उन पर होती है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करती हैं। मैरिज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस, यानी कि शादी के असरात क्या हैं स्ट्रेस की कंडीशन पर। मैरिज का पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा गया है, मैरिड पीपल जो होते हैं वो लेस स्ट्रेस फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू अनमैरिड पीपल, जो कि ख़ुद को लोनली समझते हैं और लोनलीनेस वाली फीलिंग उनको हर वक्त रहती है। और कुछ ऐसे स्ट्रेस हैं जो कि मैरिड पीपल में भी ज़्यादा होते हैं।
औरतें जो हैं मैरिड हों या अनमेरिड हों वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस लेती हैं। और मैरिड वूमेन के केस में जो है औरत की जो स्ट्रेस है, उसकी मेंटल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग है, वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप विद हस्बैंड पर। यानी कि अगर वो हस्बैंड की तरफ से सेटिस्फाइड है, उसको सपोर्ट मिल रही है, तो फिर जो है वो अच्छे से ज़िंदगी जिएगी और उसका जो मेंटल कंडीशन है ना वो भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो जाता है तो फिर औरत जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगी और बाकी जो नफ्सियाती मसाइल हैं वो भी उसके साथ ज़्यादा हो सकते हैं। और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि औरत की वुमेन की एम्प्लॉयमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं हस्बैंड की मेंटल हेल्थ पर। अगर हस्बैंड जो है वो कम कमा रहा है और उसकी वाइफ ज़्यादा कमा रही है तो फिर हस्बैंड की मेंटल हेल्थ जो है उस पर असर पड़ता है। और कुछ रिसर्चेस में ये भी देखा गया है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही लेस डिप्रेस्ड होंगे अगर वुमेन एम्प्लॉयड होगी और मतलब कि उनका मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है ना। अगर मर्दों की ये मेंटेलिटी है कि हम मतलब कि हमारी बीवी जो है वो बाहर ना जाए काम करने के लिए, तो फिर अगर वो जाएगी तो मर्द को स्ट्रेस होगा और ज़ाहिर है उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होंगे। लेकिन अगर मर्द की मेंटेलिटी अलग तरह की, ये अब चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। अगर उसकी इस किस्म की मेंटेलिटी है कि ये बाहर जाके काम कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में भी ऐसे कोई मसाइल नहीं हैं, तो फिर जो है वो स्ट्रेस दोनों का ही कम हो जाएगा। यूएस और ऑस्ट्रेलिया में जो रिसर्च की गई उसके मुताबिक जो है मैरिज का जो है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा गया दोनों स्पाउसेस की मेंटल हेल्थ पर। जब मैरिड और अनमैरिड लोगों को कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि मैरिड पीपल की मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। ये यूएस में रिसर्चेज हुई, ऑस्ट्रेलिया में, और बेनिफिट्स जो होते हैं मैरिज के वो दोनों स्पाउसेस के लिए इक्वल होते हैं। आज तो ये अंग्रेज़ यही कह रहे हैं कि आप सब शादी कर लें जल्दी से जल्दी। लाइफस्टाइल पीपल का जो है वो भी इफ़ेक्ट करता है। लाइफस्टाइल का असर जो है वो होता है वर्क और मैरिज दोनों पर, और स्ट्रेस जो है वो भी फिर अपना रोल प्ले करता है। बाकी इस लेक्चर में यही कुछ था। कंसेप्ट जो है वो आपको समझ आ चुका है। और एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज ऑन स्ट्रेस कंडीशन, ये अगर शॉर्ट में आ सकता है तो आपने जो कंसेप्ट हैं वो अपने अल्फाज में लिखने हैं। सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, बाकी इस लेक्चर में कोई इतनी पक्की याद रखने वाली चीज़ नहीं थी। ये एक जो प्रेयर और नॉन प्रेयर ग्रुप वाली वुमेन की परसेंटेजेस हैं ये आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये वाली चीज़, मेन जो हैं वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देते हैं और वुमेन टेंड एंड बी फ्रेंड रिस्पॉन्स देती हैं। ये आपने अच्छे से याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। बाकी ये स्ट्रेस की डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है। इस लेक्चर में यही कुछ था। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।